अध्याय 667 प्राप्ति। अर्धदेव का मकबरा। तब कहीं जाकर नकुल शॉ को यह एहसास हुआ कि केंद्रीय मकबरा वही स्थान था जहां अर्धदेव को दफनाया गया था। अर्धदेव का आंशिक विचार वास्तव में अर्धदेव विस्मृत उद्यान के भीतर की स्थिति को बेहतर तरीके से जानता था। खतरा और भाग्य एक साथ मौजूद हैं। अर्धदेव का शरीर अर्धदेव के मकबरे में है, लेकिन इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कोई जीवन शेष नहीं है। अर्धदेव के आंशिक विचार ने रहस्यमयी ढंग से कहा। नकुल शॉ जानते थे कि अर्धदेव की मृत्यु मुख्य रूप से देव विपत्ति गॉड ट्रिब्यूलेशन के कारण हुई थी। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि देव विपत्ति से उनका शरीर धूल में नहीं बदला। तुम अर्धदेव के मकबरे के बारे में क्या जानते हो? नकुल शॉ ने पूछा। यदि वह अर्धदेव के मकबरे से परिचित होता तो यह निश्चित रूप से नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली के कार्यों को प्रभावित कर सकता था। क्योंकि मैंने अभी अभी जलपरी के आंसुओं का उपयोग किया है, इसलिए मैंने अपनी स्मृति के कुछ अंश वापस पा लिए हैं, जिसमें अर्धदेव के मकबरे के मानचित्र का एक छोटा सा हिस्सा भी शामिल है। अर्धदेव के आंशिक विचार ने नकुल शॉ को कुछ जानकारी भेजी और नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया तथा मुआवजे के रूप में जलपरी के आंसू की एक और बूंद दे दी। जानकारी पढ़ने पर नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि घृणा की आत्माओं और रक्षकों जैसे खतरों के अलावा यहाँ कोई भाग्य या खजाना नहीं था। नकुल शॉ कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उनके विचार अर्धदेव के मकबरे में जो कुछ हो रहा था उसमें खींचे चले गए। गलियारे के भीतर धमाका। घृणा की एक लाल बैंगनी आत्मा ने एक पुरुष की आकृति धारण कर ली, जिससे एक ऐसा भयानक प्रभाव क्षेत्र और उत्सर्जित हो रहा था जो लगभग वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। एक सम्राट स्तर की घृणा आत्मा। शांतनु, सुरभि और उनके साथियों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। भागो, ये सम्राट स्तर की घृणा आत्मा हमारी क्षमता की सीमा से कहीं बाहर है। विन लुओआन के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। पुरुष की उस धुंधली आकृति ने एक सम्राट का दबाव पैदा कर दिया, जिससे उनकी आत्माएं कांप उठीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्धदेव का रक्त अंधेरे में मकबरे की गहराइयों में उड़ गया। इस समय विन लुओआन, शांतनु, सुरभि और छोटी चोर बिल्ली को चारों दिशाओं से जानलेवा संकट का आभास हुआ। छोटी चोर बिल्ली के ऊपर एक पारदर्शी आंख प्रकट हुई। नकुल शॉ पहले ही अपना निर्णय ले चुके थे। यदि स्थिति बहुत खतरनाक हुई तो वह छोटी चोर बिल्ली को बचाने के लिए स्थानिक स्थानांतरण स्पेशियल मूवमेंट का उपयोग करेंगे। लंबे समय के साथ के कारण उन दोनों के बीच का संबंध अब केवल एक सामान्य पालतू जानवर और मालिक का नहीं रह गया था। चाहे मुझे अर्धदेव के रक्त की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े, मैं छोटी चोर बिल्ली को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। नकुल शॉ ने दृढ़ निश्चय किया। उसी समय उन्होंने अर्धदेव के मकबरे का मानचित्र छोटी चोर बिल्ली को भेज दिया। म्याऊं। जब छोटी चोर बिल्ली को जानकारी मिली तो उसने अपना मुंह खोला और हंसने लगी। उसने शैडो किल एम्परर डैगर और बैंगनी सीन को पकड़ा और फिर वह बीस्ट किंग पशु राजा के शरीर के भीतर चली गई। इसका अर्थ ये था कि अधिकांश दबाव बीस्ट किंग द्वारा झेला जाएगा। ये कहा जा सकता था कि छोटी चोर बिल्ली वर्तमान में उस पूरे समूह में सबसे सुरक्षित थी। वो टिल्ड सम्राट स्तर की घृणा आत्मा उड़कर आए और उसके दबाव ने उन प्रतिभावान योद्धाओं के रक्त को खौला दिया। यहाँ तक कि बीस्ट किंग को भी परेशानी महसूस हुई और उसकी गति धीमी हो गई। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली हंसी और उसने बीस्ट किंग को नियंत्रित करते हुए दीवार पर बनी एक नक्काशी की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। दीवार से टकराना। जब शांतनु और उनके साथियों ने छोटी चोर बिल्ली की इस हरकत को देखा तो उन्हें लगा कि बिल्ली पागल हो गई है। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने उनकी आंखें फटी की फटी छोड़ दीं। धमाका। दीवार पर बनी नक्काशी से अचानक एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ जिसमें बीस्ट किंग छिप गया। चलो चलो चलो। शांतनु और उनके साथियों ने अब अर्धदेव के रक्त के बारे में सोचना छोड़ दिया। वे केवल भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। भले ही वे तीनों एक साथ मिल जाते, फिर भी उनके द्वारा सम्राट स्तर की घृणा आत्मा को हराने की संभावना न के बराबर थी। इसके अलावा आसपास बड़ी संख्या में अन्य घृणा आत्माएं भी मौजूद थीं। बाम। सम्राट स्तर की घृणा आत्मा प्रवेश द्वार से टकराए, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण वह पीछे की ओर उछल गई। अर्धदेव के मकबरे के निर्माण में उपयोग की गई सामग्रियां साधारण नहीं थीं, इसलिए सामान्य आत्माएं दीवारों के पार जाने में असमर्थ थीं। हालांकि सम्राट स्तर की घृणा आत्मा की भव्य शक्ति फिर भी आत्मिक आयाम के माध्यम से भीतर प्रवेश कर गई और उसने शांतनु तथा उनके साथियों को घायल कर दिया। छोटी चोर बिल्ली सबसे आगे थी और वह बीस्ट किंग के शरीर के भीतर थी, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शांतनु और उनके साथियों ने राहत की सांस ली। सम्राट स्तर की घृणा आत्मा ने उनका पीछा नहीं किया था। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली बीस्ट किंग की पीठ पर बैठ गई और अत्यंत गर्व भरे अंदाज में आगे का रास्ता दिखाने लगी। ये बिल्ली इस मकबरे के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? सुरभि और वेन लुओआन ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बिल्ली के ठीक पीछे रहो। उन तीनों के दिल दहल गए।
वे मकबरे में अपनी दिशा का ज्ञान खो चुके थे और अब उनका जीवन पूरी तरह से इस बिल्ली पर निर्भर था। छोटी चोर बिल्ली ने बीस्ट किंग को नियंत्रित किया और गुप्त मार्ग में कई मोड़ लिए। एक निश्चित क्षण में बीस्ट किंग गुप्त मार्ग से बाहर कूदा और एक अंधेरे भूमिगत कक्ष में प्रवेश कर गया। वह कक्ष पूरी तरह से झुलसा हुआ और काला था। भले ही यह हजारों साल बाद की बात थी, फिर भी इससे एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी जिसने देवताओं और दानवों तक को डरा दिया। 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार की घृणा आत्माओं, यहाँ तक कि सम्राट स्तर की आत्माओं का भी कोई नामोनिशान नहीं था। एक जले हुए काले शव के अलावा वह कक्ष पूरी तरह खाली था। वह जला हुआ शव अब एक इंसान के आकार में भी नहीं रह गया था। वह काले कोयले के एक ढेले जैसा लग रहा था। वह तीनों राजा किंग स्तर के प्रतिभावान योद्धा उस जले हुए शव को एकटक देखने लगे और उन्होंने वहां की प्रतिबंधित ऊर्जा को महसूस किया। इस प्रतिबंधित ऊर्जा की मात्र एक हल्की सी झलक ही अन्य जीवों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। दबाव। वे तीनों राजा स्तर के योद्धा सांस तक नहीं ले पा रहे थे और बीस्ट किंग की आंखें डर से भरी हुई थीं क्योंकि वह उस जले हुए शव के सामने कांप रहा था। इस शव में जीवन, आत्मा या ट्रू युआन का कोई संकेत नहीं है और फिर भी यह इतनी भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। वह कक्ष पूरी तरह शांत था, यहाँ तक कि बाहर का क्षेत्र भी मौन था। आसपास कोई भी आत्मा मौजूद नहीं थी। ये शव बहुत संभवतः अर्धदेव का शरीर है। ये प्रतिबंधित ऊर्जा स्पष्ट रूप से स्वयं इस शव से नहीं आ रही है। तीनों राजा स्तर के योद्धाओं की आंखें चमक उठी क्योंकि वे अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। श्वा, उस कक्ष में एक आंख प्रकट हुई। नकुल शॉ ने एक ऐसी प्रतिबंधित ऊर्जा महसूस की जो सीधे उनके दिल तक उतर गई। यह ऊर्जा दुनिया की हर चीज की परम शत्रु प्रतीत हो रही थी। अर्धदेव का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यह ऊर्जा शरीर से नहीं आ रही है। नकुल शॉ का दिल दहल गया। भले ही वह आकाश की आंख, आई ऑफ हेवन का उपयोग कर रहे थे, लेकिन वह भी इस प्रतिबंधित ऊर्जा के दबाव को रोक नहीं पा रही थी। ये देव विपत्ति, गॉड ट्रिब्यूलेशन की शक्ति है। अर्धदेव के आंशिक विचार की आवाज अचानक गूंजी। देव विपत्ति की शक्ति। नकुल शॉ का दिल कांप उठा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अर्धदेव का शरीर अब एक इंसान के आकार में भी नहीं बचा था। मकबरा पूरी तरह तैयार होने से पहले ही अर्धदेव की मृत्यु देव विपत्ति के कारण हो गई थी। अर्धदेव के आंशिक विचार की आवाज में दुख था। आखिरकार वह अर्धदेव की आत्मा का ही एक आंशिक विचार था। ये शरीर स्वयं बहुत अधिक मूल्यवान नहीं है, लेकिन इस शरीर पर मौजूद देव विपत्ति की शक्ति अत्यंत मूल्यवान है। यह आपकी बिजली लाइटनिंग की साधना में बहुत सहायता करेगी। अर्धदेव के आंशिक विचार ने कहा। देव विपत्ति की शक्ति। नकुल शॉ के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसी शक्ति अर्धदेवों को भी मार सकती थी। इससे कोई भी समझ सकता था कि यह कितनी मूल्यवान थी। यहाँ तक कि कुछ मायस्टिक लाइट रेलम के सेक्रेड लॉर्ड्स और अर्धदेव भी इसमें रुचि रखेंगे। मायस्टिक लाइट रेलम के 80-90% सेक्रेड लॉर्ड्स जो हेवनली डिवाइन रेलम में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, वे धूल में मिल जाते हैं, लेकिन इस अर्धदेव ने अपने शरीर का उपयोग करके देव विपत्ति की शक्ति की एक बड़ी मात्रा को सोख लिया और उनका शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। इससे ये देखा जा सकता है कि वे कितने शक्तिशाली थे। वे हेवनली डिवाइन रेलम से बस एक छोटा सा कदम दूर थे। अर्धदेव के आंशिक विचार ने आह भरी। यहाँ तक सुनने के बाद नकुल शॉ समझ गए कि देव विपत्ति की शक्ति कितनी कीमती थी। कोई भी व्यक्ति जिसे हेवनली डिवाइन रेलम में प्रवेश का प्रयास करने का अधिकार था, वह अपने आप में एक महान विशेषज्ञ होता था, और फिर भी देव विपत्ति के बाद 10 में से केवल एक का ही शव शेष बच पाता था। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता था कि देव विपत्ति की शक्ति वाला ये शव पूरे अर्धदेव विस्मृत उद्यान में सबसे मूल्यवान वस्तु थी। यहाँ तक कि अर्धदेव का रक्त भी इससे अधिक मूल्यवान नहीं था, क्योंकि अर्धदेव का रक्त मायस्टिक लाइट रेलम के योद्धा के लिए बहुत अधिक उपयोगी नहीं था, जबकि यह शव मायस्टिक लाइट रेलम के सेक्रेड लॉर्ड्स और अर्धदेवों दोनों के लिए अत्यंत मूल्यवान था। देव विपत्ति की शक्ति दिव्य बिजली, डिवाइन लाइटनिंग से आती है, इसलिए ये शव मेरे लिए बहुत उपयोगी है। नकुल शॉ अत्यंत उत्साहित थे। म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली बीस्ट किंग पर बैठी थी और उसने शैडो किल एम्परर डैगर को कसकर पकड़ लिया और फिर वह धीरे धीरे उस जले हुए शव की ओर बढ़ने लगी। शांतनु और उनके साथी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने शायद इस शव के इतिहास का अनुमान लगा लिया था। आखिरकार यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं था कि अर्धदेव की मृत्यु देव विपत्ति के कारण हुई थी। ये शव काफी बड़ा है, हम इसे मिलकर काट सकते हैं, नकुल शॉ ने कहा। केवल एक व्यक्ति की शक्ति से इसे काटना बहुत कठिन था। यहाँ तक कि राजाओं की गतिविधियां भी उस शव के सामने बहुत अधिक सीमित हो जा रही थीं। ठीक है, तीनों राजा स्तर के योद्धाओं ने मना नहीं किया। उन्होंने अभी भी उस शव को काटने के लिए मिलकर शैडो किल एम्परर डैगर का उपयोग करने का निर्णय लिया। वेन टिल्डर शैडो किल एम्परर डैगर के नीचे एक तीखी चमक प्रकट हुई और उसने नीचे मौजूद जले हुए शव पर वार किया। डिंग। जब उसने शव को छुआ तो देव विपत्ति की शक्ति के कारण उसकी 90% से अधिक शक्ति कम हो गई। पीछे केवल एक बहुत हल्का सा खरोंच का निशान रह गया।
तीनों राजा स्तर के योद्धाओं के चेहरे के भाव बिगड़ गए। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो उन्हें इस शव को विभाजित करने में शायद 1 या 2 दिन का समय लगेगा। हालांकि इसके मूल्य के बारे में सोचते हुए वे तीनों पीछे नहीं हटे। 1 या 2 दिन तो दूर की बात है, इसके लिए 1 या 2 महीने का समय देना भी पूरी तरह सार्थक था। डिंग डिंग डिंग, वे चारों हर 4 या 5 सांसों के अंतराल पर एक साथ मिलकर उस जले हुए शव पर वार करते। शैडो किल एम्परर डैगर पर उन चारों की संयुक्त शक्ति किसी कमजोर राजा को मारने के लिए पर्याप्त थी। श्वा नकुल शॉ की आकाश की आंख उस कक्ष से गायब हो गई, लेकिन वह मकबरे से गायब नहीं हुई थी। उनकी आंख ने जल्द ही वह स्थान ढूंढ लिया जहां अर्धदेव का रक्त छिपा हुआ था। अर्धदेव के रक्त की चेतना अत्यंत कमजोर थी, लेकिन जैसे ही उसने आकाश की आंख को महसूस किया, उसके चारों ओर एक सुनहरी चमक प्रकट हो गई। मैं अर्धदेव का रक्त प्राप्त करने की तैयारी कर रहा हूँ, नकुल शॉ ने अर्धदेव के आंशिक विचार से कहा। स्थानिक स्थानांतरण। एक भंवर ने अर्धदेव के रक्त को अपने घेरे में ले लिया और उस भंवर में एक परिचित मानसिक ऊर्जा की गंध थी। श्वा वह सुनहरी खून की बूंद उस भंवर में समा गई और गायब हो गई। अर्धदेव का रक्त अब मेरा है। गायब होने से पहले आकाश की आंख में आनंद की एक चमक दिखाई दी। अध्याय 668। कौन जाने किसके हाथों कौन मरेगा। हिडन बुक रूम। गुप्त पुस्तक कक्ष में नकुल शॉ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। प्रताप सिंह आंशिक विचार, ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से बेकार नहीं हो। प्रताप सिंह आंशिक विचार वह नाम था जो नकुल शॉ ने अर्धदेव के आंशिक विचार को दिया था, क्योंकि अर्धदेव विस्मृत उद्यान के मालिक का नाम प्रताप सिंह था। उनकी बाईं आंख के आयाम में एक धुंधली सुनहरी खून की बूंद उस घने अंधेरे क्षेत्र में तैर रही थी। यह अर्धदेव का रक्त सार्क ब्लड एसेंस था। अर्धदेव का रक्त प्राप्त करने की प्रक्रिया उम्मीद से कहीं अधिक आसान रही थी। अर्धदेव के रक्त की अपनी चेतना थी, इसलिए वह अपने मालिक की मानसिक ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र के प्रति सम्मान और भय महसूस कर रहा था। प्रताप सिंह आंशिक विचार अर्धदेव की आत्मा से ही अलग हुआ था, इसलिए स्पष्ट रूप से उसमें अर्धदेव की आत्मा जैसा ही प्रभाव क्षेत्र मौजूद था। नकुल शॉ द्वारा खुद को पूरी तरह से बेकार नहीं कहे जाने पर प्रताप सिंह आंशिक विचार को खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। एक प्रतापी अर्धदेव के आंशिक विचार की नकुल शॉ पर केवल बेकार होने की छाप थी। यद्यपि प्रताप सिंह आंशिक विचार और एक आंशिक आत्मा पार्शियल स्पिरिट के बीच अभी भी अंतर था, फिर भी इसके अपने विचार थे और यादों का एक छोटा सा हिस्सा शेष था। मालिक, अब जब आपने अर्धदेव का रक्त प्राप्त कर लिया है तो मैं पुनर्जीवित हो सकता हूँ, प्रताप सिंह आंशिक विचार ने उम्मीद जताते हुए कहा। जब कोई अर्धदेव के पद पर पहुंच जाता है, भले ही उसका शरीर नष्ट हो गया हो, जब तक रक्त की एक भी बूंद शेष रहती है, वे रक्त से पुनर्जन्म रीबर्थ फ्रॉम ब्लड ले सकते हैं। बेशक यह इस शर्त पर था कि कम से कम एक मानसिक ऊर्जा का विचार अभी भी बाहर मौजूद हो। अब प्रताप सिंह आंशिक विचार और अर्धदेव के रक्त ने इन आवश्यकताओं को पूरा कर दिया था। अर्धदेव का रक्त सार था और प्रताप सिंह आंशिक विचार केवल एक सामान्य मानसिक ऊर्जा का विचार नहीं था, इसके अपने विचार और यादें थीं। ये लगभग आंशिक आत्मा के स्तर पर था। रक्त से पुनर्जीवित होना, यह एक पौराणिक और नियति को चुनौती देने वाली विधि है। नकुल शॉ इसके प्रति उत्सुक थे, लेकिन इसे लापरवाही से नहीं संभाला जा सकता था। अन्य बातों को छोड़ भी दें तो अर्धदेव के रक्त में समाहित शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली थी। कौन जानता था कि पुनर्जीवित होने के बाद प्रताप सिंह आंशिक विचार कितना शक्तिशाली हो जाएगा। हम इस बारे में अर्धदेव विस्मृत उद्यान से बाहर निकलने के बाद चर्चा करेंगे, नकुल शॉ ने उत्तर दिया। उनके अपने विचार थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह पुनर्जीवित होने के लिए पूरा अर्धदेव का रक्त प्रताप सिंह आंशिक विचार को नहीं देंगे। उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ पुनर्जीवित होने वाले अर्धदेव प्रताप सिंह को कमजोर रखने की भी आवश्यकता थी। अर्धदेव विस्मृत उद्यान के बंद होने में अभी भी 2.5 दिन बाकी हैं, नकुल शॉ ने सोचा। अब उनका मुख्य ध्यान खजाने इकट्ठा करने पर नहीं था। कौन जानता है कि मौत के इस खेल परस्यूट ऑफ डेथ में किसके हाथों कौन मरेगा। नकुल शॉ का चेहरा हत्या के इरादे से ठंडा हो गया, क्योंकि उन्होंने अर्धदेव के मकबरे की दिशा में देखा। उसी क्षण अर्धदेव के मकबरे के कक्ष के भीतर तीनों राजा स्तर के प्रतिभावान योद्धा और छोटी चोर बिल्ली मिलकर उस झुलसे हुए शव को काट रहे थे, लेकिन तभी वेन लुआन को अचानक एक ठंडक का एहसास हुआ। उनकी 10,000 प्राचीन प्रजातियों 10,000 एंशिएंट रेसेज की पौराणिक रक्तरेखा में खतरे के प्रति अत्यंत तीव्र संवेदनशीलता थी। श्वा एक हल्की सी चमक के साथ उस कक्ष के भीतर आकाश की आंख प्रकट हुई। तीनों राजा स्तर के योद्धा आकाश की आंख के प्रकट होने के आदी हो चुके थे, लेकिन उस आंख में मौजूद भावों ने उन्हें पराजित महसूस कराया। उन तीनों ने शायद ये कल्पना भी नहीं की होगी कि नकुल शॉ ने सफलतापूर्वक अर्धदेव का रक्त प्राप्त कर लिया है। नकुल शॉ अर्धदेव के रक्त के रहस्य को छिपाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास अर्धदेव को पुनर्जीवित करने की योजना थी। यदि यह रहस्य दुनिया को पता चल जाता तो पूरा ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड, सच्ची युद्ध पवित्र भूमि, स्तब्ध रह जाता। एक अर्धदेव को पुनर्जीवित करना, ये योजना कितनी भयानक थी।
मुझे अर्धदेव के शरीर का केवल सिर चाहिए। आकाश की आंख ने हवा में तैरते हुए बिना किसी भाव के कहा। उनके सिर चाहने का कारण ये था कि सिर ने ही देव विपत्ति, गॉड ट्रिब्यूलेशन की अधिकांश शक्ति का सामना किया था। नकुल शॉ को ये सब प्रताप सिंह आंशिक विचार से पता चला था। तुम्हें सबसे पहले चुनने का अधिकार क्यों मिले? सुरभि ने ठंडी हंसी के साथ ताना मारा, लेकिन वास्तव में उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सुरभि नकुल शॉ से बेहद असंतुष्ट थी। इस व्यक्ति ने उस गुप्त चाल हिडन कार्ड को चुरा लिया था जिसे उसके गुरु ने उसके लिए तैयार किया था, और फिर इस चाल का उपयोग करके वह अन्य 3 राजा स्तर के योद्धाओं के समकक्ष खड़ा हो गया था। अगर छोटी चोर बिल्ली का मार्गदर्शन न होता तो तुम लोग इस जगह पर सुरक्षित प्रवेश भी नहीं कर पाते। इसके अलावा मैंने हिडन बुक रूम की सभी पुस्तकें पढ़ ली हैं, इसलिए मुझे अर्धदेव के मकबरे के बारे में तुम लोगों से अधिक जानकारी है। नकुल शॉ ने आत्मविश्वास से कहा। अर्धदेव का मकबरा। तीनों राजा स्तर के योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि नकुल शॉ वास्तव में केंद्रीय मकबरे के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इसके अलावा नकुल शॉ ने हिडन बुक रूम की सभी पुस्तकें पढ़ ली थीं। हालांकि यह बात थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन नकुल शॉ द्वारा उससे कुछ भाग्य या लाभ प्राप्त करना उम्मीद के दायरे में था। ये सिर्फ एक सिर ही तो है। शांतनु ने अपने कंधे उचकाए। वैसे भी वह और नकुल शॉ एक ही पक्ष में थे। तीनों राजा स्तर के योद्धा नकुल शॉ द्वारा सिर लेने पर सहमत हो गए। लेकिन नकुल शॉ, क्योंकि तुम अर्धदेव के मकबरे के बारे में इतना कुछ जानते हो, तुम्हें हमें सुरक्षित बाहर निकालना होगा। सुरभि ने शर्त रखी। मकबरे में प्रवेश करने के बाद वे अपनी दिशा का ज्ञान खो चुके थे, और यदि वे शव को विभाजित करने के बाद यूं ही बेतरतीब ढंग से बाहर निकलते तो ये खतरों से भरा होता। बिल्कुल। आंख में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, लेकिन नकुल शॉ मन ही मन ठंडी हंसी हंसे। वास्तव में जब तक किसी के पास अर्धदेव के शरीर का एक भी हिस्सा होता, देव विपत्ति की ऊर्जा आत्माओं को दूर भगा देती। हालांकि तीनों राजा स्तर के योद्धा शव को विभाजित करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा था। समय तेजी से बीता और लगभग 2 दिन निकल गए। अर्धदेव का शरीर अंततः विभाजित हो गया। नकुल शॉ ने अर्धदेव का सिर चुना और छोटी चोर बिल्ली को इसे लेने दिया। विन लुओन ने पैर लिए, सुरभि ने हाथ लिए, और धड़ का हिस्सा शांतनु के पास रहा। अर्धदेव विस्मृत उद्यान के बंद होने में अभी भी 1 दिन शेष है, शांतनु ने कहा। 1 और दिन। विन लुओन और सुरभि ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्धदेव के शरीर के अंग आत्माओं को पीछे धकेल सकते हैं, विन लुओन ने कहा। अर्धदेव के शव के हिस्सों को प्राप्त करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ, जिसका अर्थ था कि अब वे अर्धदेव के मकबरे के बारे में नकुल शॉ की जानकारी पर बहुत अधिक निर्भर नहीं थे। म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली बीस्ट किंग पर बैठ गई और सबसे पहले प्रस्थान करने वाली थी। इसके पीछे चलो। विन लुओन और सुरभि उसके ठीक पीछे चले। थोड़ा सोचने के बाद शांतनु ने भी ऐसा ही किया। छोटी चोर बिल्ली इस समूह की मार्गदर्शक बन चुकी थी। उस नकुल शॉ के पास अर्धदेव के मकबरे की जानकारी है, और वह निश्चित रूप से अर्धदेव के रक्त पर से अपना दावा नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा नकुल शॉ की आकाश की आंख के पास सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि वह हवा में है। शायद उसने पहले ही अर्धदेव का रक्त ढूंढ लिया हो। तीनों राजा स्तर के योद्धाओं के अपने अपने विचार थे। जो भी हो, उन्हें बिल्ली के पीछे चलना ही था। म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली की आंखों में चंचलता और उपहास के भाव आ गए जब उसने तीनों राजा स्तर के योद्धाओं की ओर देखा। हालांकि नकुल शॉ के आदेश के तहत छोटी चोर बिल्ली को अभी भी एक दिखावा करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अर्धदेव के मकबरे की खोज शुरू कर दी। श्वा। आकाश की आंख कभी कभी प्रकट होती, मानो छोटी चोर बिल्ली की सहायता कर रही हो। छोटी चोर बिल्ली ने तीनों राजा स्तर के योद्धाओं को पीछे छोड़ने का नाटक किया, लेकिन हर बार वह विफल रही। नकुल शॉ, क्या तुम्हें अर्धदेव का रक्त मिला या नहीं? शांतनु ने संदेश भेजा। अर्धदेव के मकबरे की रूपरेखा बहुत जटिल है और अर्धदेव का रक्त बहुत छोटा है। मुझे नहीं पता कि वह किस कोने में छिपा हो सकता है, नकुल शॉ ने उत्तर दिया। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा, फिर भी नकुल शॉ ने छोटी चोर बिल्ली से ऐसा अभिनय करवाया जैसे वह अर्धदेव के रक्त को खोजने के लिए पूरी तरह समर्पित हो। रास्ते में उनका सामना निश्चित रूप से घृणा की आत्माओं से हुआ, लेकिन अर्धदेव के शरीर के हिस्सों ने उन्हें डराकर दूर भगा दिया। हालांकि इसके अपवाद भी थे। वहां सम्राट स्तर की घृणा आत्माएं थीं जो अर्धदेव के शव से सावधान थीं और उसके पास नहीं आती थीं, लेकिन वे दूर से हमले कर सकती थीं। सम्राट स्तर की घृणा आत्मा का सामना करते समय तीनों राजा स्तर के योद्धा अत्यंत विचलित हो गए, इसलिए वे खोज जारी रखते हुए भागते रहे। अनजाने में छोटी चोर बिल्ली उस समूह को मकबरे के प्रवेश द्वार पर ले आई थी। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वह बीस्ट किंग की पीठ पर बैठकर अर्धदेव के मकबरे से बाहर आ गई थी। तीनों राजा स्तर के योद्धा पूरी तरह से लाचारी और निराशा से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें अर्धदेव के रक्त की उम्मीद छोड़नी पड़ी। अर्धदेव के रक्त का आकार बहुत ही छोटा था। एक बार उसका सुराग खो जाने के बाद उसे ढूंढना समुद्र के बीच में सुई खोजने जैसा था। इसके अलावा अर्धदेव का मकबरा खतरों से भरा था।
यदि अर्धदेव का शव आत्माओं को दूर न भगाता तो तीनों राजा स्तर के योद्धा वहीं मारे जा सकते थे। मकबरे के प्रवेश द्वार पर वेन लुआन की आंखें ठंडक से चमक उठी क्योंकि उसने छोटी चोर बिल्ली की दिशा में देखा। उस शांत युवक वॉर्म यूथ और सुरभि ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मैं उस छोकरे को ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद करूंगी। सुरभि के सुंदर चेहरे पर क्रूरता आ गई। वह व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों कारणों से नकुल शॉ को नापसंद करती थी। व्यक्तिगत मामले में नकुल शॉ ने उसका बैंगनी सींग चुराया था और जहां तक सार्वजनिक संबंधों की बात थी, नकुल शॉ मायस्टिक ट्रू सेक्रेट क्लैन, रहस्यमयी सच्ची पवित्र जाति का एक प्रतिभावान योद्धा था और वह उन योद्धाओं के बीच एक बहुत बड़ा छुपा रुस्तम डार्क हॉर्स साबित हुआ था। पर्पल स्मोक लेक, बैंगनी धुएं की झील को जीतने से लेकर स्काई लॉकिंग बो, आकाश अवरोधक धनुष प्राप्त करने तक और फिर अंत में तीनों राजा स्तर के योद्धाओं से टकराने तक इन कदमों ने सिद्ध कर दिया था कि वह कितना डरावना था। बेशक वह ये नहीं जानती थी कि नकुल शॉ ने अर्धदेव का रक्त भी प्राप्त कर लिया था, अन्यथा ये केवल एक छुपे रुस्तम की रेटिंग नहीं होती बल्कि वह सबसे बड़ा विजेता कहलाता। मैं उस छोकरे की दिशा को महसूस कर सकता हूँ। भले ही केवल एक दिन बचा है लेकिन उसे मारने के लिए इतना समय पर्याप्त है। वेन लुआन की मुस्कान जानलेवा थी। जब वे दोनों योजना बना रहे थे, म्याऊं, बीस्ट किंग जिस पर छोटी चोर बिल्ली बैठी थी अचानक रुक गया और शांत हो गया। धमाका! बीस्ट किंग ने एक भव्य शक्ति मैग्निफिसेंट पावर जारी की जिसने उस शांत युवक पर अत्यधिक दबाव डाला। उस शांत युवक के दिल की धड़कन रुक गई। दहाड़ टिल्ड टिल्ड टिल्ड। बीस्ट किंग उस शांत युवक की ओर तेजी से झपटा। चूंकि उसकी केवल 70% शक्ति का ही उपयोग किया जा सकता था, इसलिए वह युवक डरा नहीं था। हालांकि अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। आत्मा प्रतिबंध, सोल रेस्ट्रिक्शन। एक ठंडी पारदर्शी नीली आंख उन दोनों के ऊपर तैरने लगी। वेन लुआन का शरीर जम गया क्योंकि बिजली की गहरी बैंगनी जंजीरों ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। यह एक नियंत्रण प्रकार की तकनीक थी जिसे नकुल शॉ ने डार्क आई सीक्रेट मैनुअल, अंधेरी आंख की गुप्त पुस्तिका से समझा था। आत्मा प्रतिबंध का लक्ष्य स्पष्ट रूप से आत्मा ही थी। खुल जाओ। वेन लुआन ने अपनी हेवन सन बैटल रेस, आकाश सूर्य युद्ध प्रजाति की रक्तरेखा को सक्रिय किया और एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह चमकने लगा। हालांकि आकाश की आंख की स्थिति के तहत नकुल शॉ के पास वास्तविक राजा का इरादा किंग इंटेंट था, इसलिए आत्मा प्रतिबंध वॉइड गॉड रेलम, शून्य देव आयाम से नीचे के किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त था। वेन लुआन ने संघर्ष किया और जंजीरें हिलने लगीं, लेकिन वे कुछ समय तक टूटने वाली नहीं थीं। दुर्स्वप्न आयाम, नाइटमेयर डायमेंशन। सुरभि स्पष्ट रूप से केवल वहां बैठकर तमाशा देखने वाली नहीं थी। उसने नकुल शॉ के आत्मा प्रतिबंध को तोड़ने के लिए अपनी आत्मिक रक्तरेखा सोल ब्लड लाइन का उपयोग किया। लेकिन ठीक इसी क्षण अंतरिक्ष में एक हलचल के साथ उस शांत युवक के ठीक बगल में एक चांदी जैसी आकृति प्रकट हुई। शांतनु। वेन लुआन और सुरभि के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। रहस्यमयी स्थानिक विभाजन, मायस्टिक स्पेशियल स्प्लिट। शांतनु का चेहरा पूरी तरह ठंडा था क्योंकि उसने उस शांत युवक की ओर एक तीखी चांदी जैसी स्थानिक दरार स्पेशियल क्रैक भेजी। अध्याय 669 युद्ध। पल भर में हुए इन अचानक बदलावों के कारण जोश से भरा युवा वेन लुआन और सुरभि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। पशु सम्राट, स्वर्ग की आंख और शांतनु ने लगभग एक ही समय में वेन लुआन पर हमला कर दिया था। अभी एक सेकंड पहले ही वेन लुआन और सुरभि नकुल शॉ को मारने की योजना बना रहे थे। आसमान में मौजूद स्वर्ग की आंख में उपहास की एक चमक दिखाई दी। नकुल शॉ उस युवा और सुरभि की दुश्मनी से कैसे अनजान हो सकता था? बचाव की मुद्रा में आना नकुल शॉ का स्वभाव नहीं था। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का सबसे बड़ा फायदा उसका नियंत्रण था। स्वर्ग की आंख की वजह से नकुल शॉ पूरी तरह सुरक्षित था और तीनों प्रतापी सम्राटों से एक स्तर ऊपर था। हमले का इंतजार करने से बेहतर पहले हमला करना था। नकुल शॉ इतना मूर्ख नहीं था कि वह सुरभि और उस युवा को अपने पास तक पहुंचने देता। मकबरे से निकलने से पहले ही नकुल शॉ ने शांतनु को अपनी मदद के लिए मना लिया था। यद्यपि बहुत कुछ घटित होता हुआ लग रहा था, लेकिन ये सब पलक झपकते ही हो गया। शांतनु और पशु सम्राट के हमले एक ही समय पर हुए। कड़क। शांतनु का रहस्यमयी स्थानिक विभाजन मिस्टिक स्पेशियल स्प्लिट उस युवा की गर्दन पर लगा। युवा की सुनहरी त्वचा पर एक दरार दिखाई दी और खून रिसने लगा। धड़ाम। हालांकि पशु सम्राट को सुरभि ने रोक लिया था, इसलिए युवा को केवल हमले की शॉकवेव सदमे की तरंगी लगी। युवा हमलों के पहले दौर में मामूली चोटों के साथ बचने में सफल रहा। फिर भी वह पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं था। अकेले शांतनु ही उसे परेशान करने के लिए काफी था और ऊपर से आसमान में स्वर्ग की आंख सम्राट की भावना का प्रसार कर रही थी और उसकी आत्मा को जकड़ रही थी। टिंग। एक काले रंग की चमक युवा के चेहरे को चीरती हुई निकल गई और एक खूनी घाव छोड़ गई। शीर्ष 100 रक्तलाइनों में से एक होने के कारण हेवन सन बैटल रेस के आक्रमण और रक्षा दोनों ही पूर्णता तक पहुंच चुके थे।
इसी सुरक्षा के कारण शैडो किल इंपीरियल डैगर, शाही खंजर और शांतनु का हमला उसे कोई जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दुष्स्वप्न आयाम, नाइटमेयर डायमेंशन। सुरभि के चारों ओर एक काल्पनिक धुंध छा गई और उसने युद्ध में शामिल सभी लोगों को ढक लिया। उस काल्पनिक रोशनी की चपेट में आने वाले हर इंसान को ऐसा लगा जैसे वे समुद्र में डूब गए हों और आसपास की लहरें उन्हें दबा रही हों। शांतनु और पशु सम्राट के हमलों की गति धीमी हो गई। दुष्स्वप्न क्षेत्र के भीतर के दृश्यों ने वास्तविकता को प्रभावित किया था। ये कुछ ऐसा था जैसे समुद्र में रक्षा करने वाले पक्ष को बढ़त मिल रही हो। जैसा कि 10,000 एंशिएंट रेसेस 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रक्तलाइन से उम्मीद थी। जब वे दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं तो उनमें से किसी एक को मारना बेहद मुश्किल होता है। नकुल शॉ अपनी स्वर्ग की आंख से नीचे देखते हुए खुद को रोकने और आह भरने से नहीं रोक सका। उसकी पूरी ऊर्जा वेन लुआन को बांधने में खर्च हो रही थी। क्वान कुन तलवार। शांतनु दहाड़ा और उसने विरासत में मिले पवित्र हथियार को लहराया जिससे धरती और आकाश कांप उठे। यहाँ तक कि दुष्स्वप्न आयाम भी इससे प्रभावित हुआ। क्वान कुन तलवार प्रकाश की एक शानदार किरण में बदल गई जो सीधे उस युवा से टकराए। बाम। वेन लुआन का शरीर हिल गया और उसके मुंह से खून निकल आया क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी चमक मंदी पड़ गई थी। बहुत बढ़िया। नकुल शॉ बेहद खुश हुआ। शांतनु वास्तव में पवित्र भूमि का सबसे शक्तिशाली प्रतापी होने के योग्य था। बिना किसी संदेह के यहाँ उपस्थित सभी लोगों में शांतनु की युद्ध क्षमता सबसे अधिक थी। सुरभि और वेन लुआन केवल उसे उलझाकर रख सकते थे। ब्लड सन बैटलिंग सन। वेन लुआन ने एक गहरी दहाड़ लगाई और उसकी हेवन सन बैटल ब्लड लाइन जलने लगी। उसी क्षण वेन लुआन की मानसिक ऊर्जा और वास्तविक युवान एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गए। वेन टिल्ड। वेन लुआन के सिर के ऊपर एक खून के रंग का सूरज दिखाई दिया और उससे सुनहरी चमक निकलने लगी क्योंकि आकाश और पृथ्वी की असीम शक्ति उसकी हो गई थी। ये ठीक नहीं है। यहाँ तक कि नकुल शॉ की आध्यात्मिक आंख की तकनीक को भी एक भारी दबाव महसूस हुआ। एक ही पल में वेन लुआन की युद्ध शक्ति दोगुनी हो गई थी। उसके सिर के ऊपर के सूरज ने उसकी युद्ध शक्ति को एक सच्चे सम्राट के स्तर तक बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि वास्तविक सम्राट भी ये देखकर दंग रह जाते। सौभाग्य से इस रक्तलाइन ने केवल उसकी युद्ध शक्ति को मजबूत किया था, इसका उसकी आत्मा पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी नकुल शॉ के आत्मनियंत्रण को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। धड़ाम। क्वान कुन तलवार और वेन लुआन की मुट्ठी आपस में टकराए और एक ऐसी शॉकवेव पैदा हुई जो आधा मील दूर तक फैल गई। हे भगवान! ये देखने वाले आसपास के प्रतिभावान योद्धाओं के दिल कांप उठे। शूश। शांतनु 1 या 2 गज पीछे हट गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। सुरभि के दुष्स्वप्न आयाम ने उसके हमलों की फुर्ती को सीमित कर दिया था। नकुल शॉ, इन दोनों के पास 10,000 एंशिएंट रेसेस की रक्तलाइन है। वेन लुआन को मारना बेहद कठिन होगा। शांतनु ने संदेश भेजा। वेन लुआन की युद्ध क्षमता और रक्षा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। नकुल शॉ ने अपना संयम न खोते हुए कहा, उसकी रक्तलाइन की गुप्त तकनीक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। बस उसे उलझाए रखो। खुल जाओ। वेन लुआन के ऊपर के सूरज ने भारी मात्रा में शक्ति छोड़ी जिसने उसकी मानसिक ऊर्जा और ताकत को बढ़ा दिया। उसे बांधने वाली गहरे बैंगनी रंग की बिजली की जंजीरें बेहद कमजोर पड़ गईं। मेरे अगले घातक प्रहार के लिए तैयार हो जाओ, नकुल शॉ की स्वर्ग की आंख ने कहा। अगले ही पल कड़क, वेन लुआन के चारों ओर की बैंगनी बिजली की जंजीरें टूटने लगीं। वह खुशी से भर गया और जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। शून्य स्थान नेत्र चीरा, वॉइड स्पेस आई स्लैश। बैंगनी विनाशकारी हवा और बिजली से चमकता हुआ एक तेज ब्लेड जिसमें लाल रंग की सिसकती हुई आंच थी, वेन लुआन के सिर के आर पार हो गया। शू टिल्ड। वह वार सीधे उसके सिर के केंद्र से पार हो गया जिससे हर तरफ खून के फव्वारे छूटने लगे। क्या? सुरभि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो टिल्ड। वेन लुआन का शरीर जम गया और एक सुनहरी चमक उस घाव को ठीक करने लगी। हालांकि उस वार में अब स्कारलेट डिस्ट्रक्शन, लाल विनाश का प्रभाव शामिल था जिसमें लगातार जलने का असर हो रहा था। रहस्यमयी स्थानिक चीरा, मिस्टिक स्पेशियल स्लाइस। शांतनु एक पल के लिए रुका और फिर वेन लुआन के सिर पर एक और चांदी की किरण दे मारी। धड़ाम। वेन लुआन के सिर से और खून निकला क्योंकि वह चांदी की किरण उसके सिर में धंस गई थी। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि नकुल शॉ के वार ने उसे भीतर से छेद दिया था। हमलों का यह संयोजन एकदम सटीक था, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। शूश। एक काला खंजर वेन लुआन के सिर के पिछले हिस्से में जा घुसा। यह उस छोटे चोर बिल्ली का शैडो किल इंपीरियल डैगर था। इसका मतलब था कि वेन लुआन के सिर का घाव अब एक तरफ से सीधे दूसरी तरफ तक जा चुका था। आह टिल्ड। वह युवा चिल्लाया और कांपने लगा। सुरभि इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई और उसकी तारों जैसी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। अगर वह हमला उस पर हुआ होता तो शायद वह मर चुकी होती। बाम। आसमान में सुनहरी रोशनी विभाजित हो गई जिससे जमीन पर 100 गज चौड़ा गड्ढा बन गया।
ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में इतनी बड़ी तबाही मचाने वाला बल कितना शक्तिशाली रहा होगा। शांतनु और उस छोटी चोर बिल्ली ने अपने सिर उठाए और प्रकाश की एक सुनहरी किरण का पीछा करने लगे। नकुल शॉ, मैं तुम्हारे शरीर के 10,000 टुकड़े कर दूंगा। युवा का चेहरा जानलेवा इरादे से विकृत हो गया और वह नकुल शॉ के स्थान की ओर बढ़ा। मौत की आंख, आई ऑफ डेथ के प्रभाव के कारण वह महसूस कर सकता था कि नकुल शॉ कहाँ है। श्वा, बादलों में एक आंख दिखाई दी। स्वर्ग की आंख के माध्यम से नकुल शॉ ने महसूस किया कि युवा के सिर का घाव अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इतने नुकसान से तो आधे कदम वाले 10 सम्राट हाफ स्टेप किंग्स भी मर जाते। नकुल शॉ ने अपने मन में सोचा, शीर्ष 100 प्राचीन प्रजातियों की रक्तलाइन वाले लोगों को सामान्य रूप से नहीं आंका जा सकता था। बर्फ आत्मा शूटिंग लाइन, आइस सोल शूटिंग लाइन। उस आंख से प्रकाश की एक ठंडी किरण निकली और युवा के शरीर में समा गई। युवा लड़खड़ाने लगा। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, विनाश का दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक शानदार तीखी हरी रोशनी की किरण युवा के सिर के ऊपर मौजूद सूरज से टकराए। धड़ाम! वेन लुओआन के सिर के ऊपर का सूरज अस्थिर हो गया क्योंकि उसका एक हिस्सा बिखर गया और धुंधला हो गया। विनाश के दिव्य प्रकाश का उपयोग करके नकुल शॉ ने वेन लुओआन की गुप्त तकनीक को कमजोर कर दिया था। ठीक इसी समय शांतनु ने अपनी स्थानिक क्षमताओं का उपयोग किया और हवा में तैरते हुए अपनी क्वानकुन तलवार से वेन लुओआन के सिर के घाव पर वार किया। सुरभि को थोड़ी देर के लिए छोटी चोर बिल्ली और पशु सम्राट ने रोक कर रखा था। अच्छा है, सुरभि और वेन लुओआन अलग हो गए हैं। नकुल शॉ बहुत खुश था। वह भाग्यशाली था कि उसके पास शांतनु जैसा मजबूत सहयोगी था। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन के ऊपर हवा में चल रहे इस युद्ध ने नीचे मौजूद सभी प्रतिभावान योद्धाओं को दंग कर दिया था। वेन लुओआन चाहे जितना भी बचने या छिपने की कोशिश करता, वह स्वर्ग की आंख और शांतनु से नहीं बच सकता था। शांतनु की स्थानिक प्रतिभा में स्थानिक संचलन तकनीकें शामिल थीं, इसलिए वह उस युवा के ठीक पीछे चल सकता था। स्वर्ग की आंख आसमान से नीचे देख रही थी और उसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। इस समय वेन लुओआन बुरी तरह पिट रहा था। शांतनु और वह विशाल आंख की पुतली आपस में मिल गए हैं। वह आंख भाई शॉ की आंखों जैसी क्यों दिखती है? मिस्टिक ट्रू सेक्रेड क्लैन के प्रतिभावान योद्धाओं ने दूसरों की तुलना में इस बात पर अधिक ध्यान दिया। बाम बाम बाम! उस युवा को कई चोटें आईं और वह घावों से भर गया, लेकिन फिर भी वह जानलेवा इरादे से छिपी हुई पुस्तक कक्ष हिडन बुक रूम की दिशा में बढ़ता रहा। 4 घंटे बाद वह युवा आखिरकार छिपी हुई पुस्तक कक्ष में पहुंच गया। नकुल शॉ और वेन लुओआन के बीच अब केवल कुछ दर्जन गज की दूरी बची थी। शून्य स्थान नेत्र चीरा। एक और ब्लेड वेन लुओआन के मस्तिष्क के घाव के पार हो गया। शू टिल्ड टिल्ड टिल्ड। वेन लुओआन की सुनहरी त्वचा एक बार फिर टूट गई। खून बाहर निकल आया और उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी रोशनी काफी हद तक फीकी पड़ गई। शॉ, नकुल शॉ! वेन लुओआन का खून से लथपथ शरीर लड़खड़ाते हुए छिपी हुई पुस्तक कक्ष की ओर बढ़ा। आसपास का हर कोई देख सकता था कि वह युवा मौत के कगार पर था। शांतनु की भौहें तन गईं और उसने हमला करना बंद कर दिया। वह अत्यंत अभिमानी था, इसलिए वह अपने ही दौर के एक ऐसे प्रतिभावान योद्धा पर हमला करने को तैयार नहीं था जो मरने वाला था। नकुल शॉ, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। वेन लुओआन का वास्तविक युवान जलने लगा और उसके पीछे एक सुनहरा सूरज दिखाई दिया। ये ठीक नहीं है। शांतनु के चेहरे का हाव भाव पूरी तरह बदल गया। श्वा, शांतनु ने तुरंत अपनी स्थानिक क्षमताओं का उपयोग किया और पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसने देखा कि सुनहरा सूरज और वेन लुओआन आपस में विलीन हो गए और एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे छिपे हुए पुस्तक कक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। बूम! छिपी हुई पुस्तक कक्ष सुनहरी लपटों में घिर गया। इस ताकत के सामने सम्राट भी राख में बदल जाते। पूरा छिपा हुआ पुस्तक कक्ष समतल मैदान में बदल गया। इतिहास में यह पहली बार था जब फॉरगॉटन गार्डन की किसी इमारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। वाह! शांतनु एक शॉकवेव की चपेट में आ गया और जमीन पर गिरने से पहले उसने मुंह से खून उगल दिया। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि विस्फोट के केंद्र में मौजूद नकुल शॉ को कितनी ताकत का सामना करना पड़ा होगा। उसी क्षण डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन का स्थान बदलने लगा। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन अब बंद होने जा रहा है। अध्याय 670 विद्युत पंखोड़ान तकनीक। उस धमाके ने आसपास के सभी प्रतिभावान योद्धाओं के दिलों को दहला दिया। छिपी हुई पुस्तक कक्ष हिडन बुक रूम मलबे में तब्दील हो चुका था और सुनहरी लपटें लगातार धधक रही थीं। वहां न तो उस युवा वेन लुओआन का कोई अता पता था और न ही नकुल शॉ का। दूर दूर तक किसी के शरीर का कोई नामो निशान नहीं था। आसपास के योद्धाओं के मन में उनके लिए सहानुभूति और एक मलाल की भावना पैदा होने लगी। नकुल शॉ और वेन लुओआन दोनों ही इस युद्ध के बेहद शक्तिशाली छुपा रुस्तम डार्क हॉर्स साबित हुए थे। दोनों मारे गए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। शांतनु ने उन सुनहरी लपटों की ओर देखते हुए कहा, जिन्होंने सब कुछ राख कर दिया था।
उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि 10,000 एंशिएंट रेसेस 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रक्तलाइन सचमुच अद्भुत और भयानक थी। शांतनु और स्वर्ग की आंख आई ऑफ हेवन द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद भी वेन लुओवान नकुल शॉ के ठिकाने तक पहुंचने और आत्मघाती हमला करने में कामयाब रहा था। धड़ाम, डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन का आयाम कांपने लगा और चारों तरफ रोशनी चमकने लगी। म्याऊं म्याऊं, पशु सम्राट और वह छोटी चोर बिल्ली तेजी से उड़ते हुए वहां पहुंचे। सुरभि भी भागती हुई उसी तरफ आई। क्या वे दोनों सच में मर गए? सुरभि थोड़ी हैरान थी। वह थक चुकी थी और उसने अब लड़ने का इरादा छोड़ दिया था। छोटी बिल्ली, अब जब तुम्हारा मालिक मर चुका है तो क्यों न तुम मेरी आध्यात्मिक पालतू स्पिरिचुअल पेट बन जाओ। सुरभि की तारों जैसी आंखें उस छोटी चोर बिल्ली की तरफ घूमी। हालांकि वह बिल्ली से नाराज थी, लेकिन वह उसकी क्षमताओं से काफी प्रभावित थी। म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली ने अपने होंठ चाटे और आसमान की तरफ देखा। बाकी सब ने भी उसकी नज़र का पीछा करते हुए आसमान की ओर देखा। वह आसमान में नीले बालों वाला एक युवा तैर रहा था, जिसके पीछे हवा और बिजली से बने पंख थे। वह नीली ऊर्जा की चमक से घिरा हुआ था। उस नीले बालों वाले युवा का चेहरा पीला और कमजोर लग रहा था। शॉ, नकुल शॉ। शांतनु और सुरभि के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। हाँ, आसमान में मौजूद वह नीले बालों वाला युवा कोई और नहीं बल्कि नकुल शॉ ही था। विद्युत पंख उड़ान तकनीक, लाइटनिंग विंग्स फ्लाइंग टेक्निक। नकुल शॉ के पीछे मौजूद पंख तेजी से फड़फड़ाए। श्वा, ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष का कोई हिस्सा टूट गया हो और अगले ही पल शांतनु के ठीक बगल में एक परछाई दिखाई दी। नकुल शॉ। शांतनु ने उस रोशनी के बीच नीले बालों वाले युवा को देखकर चौंकते हुए कहा। शांतनु, सुरभि और कुछ गिने चुने योद्धाओं के अलावा कोई और ये देख ही नहीं पाया कि नकुल शॉ वहां तक कैसे पहुंचा। छोटी चोर बिल्ली की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। नकुल शॉ की विद्युत पंख उड़ान तकनीक दरअसल उसके पवन और विद्युत के पंखों, विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग का ही एक विकसित रूप थी। यह एक अत्यंत गूढ़ और गुप्त तकनीक थी। हालांकि ये समझना मुश्किल नहीं था कि इस विद्या का कुछ हिस्सा शांतनु और उस छोटी चोर बिल्ली की स्थानिक तकनीकों स्पेशियल टेक्निक्स पर आधारित था। जब वह मरमेड डिवाइन पैलेस जलपरी के दिव्य महल में था, तब ये तकनीक आंशिक रूप से तैयार हो चुकी थी। उसके बाद नकुल शॉ ने सम्राट की भावना किंग इंटेंट को समझा, शांतनु की तकनीक का बारीकी से निरीक्षण किया और आखिरकार इस विद्युत पंख उड़ान तकनीक को पूर्ण रूप दे दिया। नकुल शॉ को पहले ही आभास हो गया था कि वह युवा आत्मघाती हमला करने वाला है। उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने वेन लुओवान के रक्त और वास्तविक युवान में हो रहे बदलावों को देख लिया था। इसलिए ऐन वक्त पर नकुल शॉ ने विद्युत पंख उड़ान तकनीक का इस्तेमाल किया और वहां से सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहा। इसके बावजूद वेन लुओवान के विस्फोट की शॉकवेव सदमे की तरंग का कुछ असर नकुल शॉ पर भी पड़ा था। बोटिल्ड टिल्ड। नकुल शॉ के चारों ओर पानी की तरंगें उठने लगीं, जो उसके घावों को ठीक कर रही थीं। भाई शांतनु, यह आपकी मदद के लिए है। नकुल शॉ ने बैंगनी परत वाली घास पर्पल स्केल्ड ग्रास के 10 टुकड़े और एक जलपरी का आंसू मरमेड टीयर निकाला और उन्हें शांतनु की ओर बढ़ा दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और सुरभि को अचानक समझ आ गया कि शांतनु ने वेन लुओवान को मारने में नकुल शॉ की मदद क्यों की थी। सुरभि और वेन लुओवान अपनी योजना पूरी कर पाते उससे पहले ही नकुल शॉ और शांतनु ने अचानक हमला करके उन्हें चौंका दिया था। तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो। शांतनु ने बैंगनी घास और जलपरी का आंसू हाथ में लिया और नकुल शॉ को गहरी नजरों से देखा। वह समझ सकता था कि नकुल शॉ की यह उड़ने वाली तकनीक काफी हद तक उसकी खुद की स्थानिक तकनीकों से प्रेरित थी। उसने पहली बार नकुल शॉ पर तब ध्यान दिया था जब 10,000 ट्रेजर्स टॉवर में नकुल शॉ की आंखों की रक्तलाइन ने स्काई लॉकिंग बो, आकाश को बांधने वाला धनुष को हासिल किया था। उसी पल से उसने अपने इस कनिष्ठ गुरु भाई जूनियर मार्शल ब्रदर को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। नकुल शॉ ने विनम्रता से कहा, वरिष्ठ गुरु भाई शांतनु, आप बहुत दयालु हैं। आप ही इस पवित्र भूमि के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान योद्धा हैं। अगर शांतनु की मदद न मिलती तो वह उस जोशीले युवा का मुकाबला नहीं कर पाता। दूसरी ओर सुरभि के चेहरे पर असंतोष और सतर्कता के मिले जुले भाव थे। नकुल शॉ और शांतनु ने सुरभि पर हमला नहीं किया। उसके गुरु मिस्टिक लाइट रेल्म के एक पवित्र स्वामी सेक्रेडे लॉर्ड थे, इसलिए कोई भी उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने वह बैंगनी सींग सुरभि के हाथ में फेंक दिया। फॉरगॉटन गार्डन अब बंद होने वाला था, इसलिए 500 साल बाद इसके दोबारा खुलने तक इस बैंगनी सींग की कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी। हम्फ। सुरभि ने उस सीन को पकड़ा और नकुल शॉ को घूर कर देखा, मानो वह उस दुष्ट का चेहरा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेना चाहती हो। नकुल शॉ पूरी तरह शांत और अडिग रहा। वेन लुओवान, नकुल शॉ धीरे से बोला, एक दिन हमारे रास्ते फिर टकराएंगे। तब कौन जाने कि कौन शिकारी बनेगा और कौन शिकार। ये सुनकर कई लोगों के दिल दहल गए। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि भले ही सुनहरी लपटें मंदी पड़ गई थीं, लेकिन वे पूरी तरह बुझी नहीं थीं।
वेन टिल्ड टिल्ड। वह सुनहरी आग सुलगने लगी और इकट्ठा होकर एक आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसमें से जलते हुए युवा की आकृति उभरने लगी। क्या! पवित्र भूमि के योद्धाओं के मुंह से चीख निकल गई। लपटों से पुनर्जन्म। सुरभि उस युवा के शरीर को दोबारा आकार लेते हुए एकटक देखने लगी। वेन लुओआन का चेहरा कागज की तरह सफ़ेद हो चुका था और वह जमीन पर आधे घुटने के बल बैठा था। नकुल शॉ ने महसूस किया कि वेन लुओआन की साधना का स्तर ग्रेट ओरिजिन कोर रेल्म के अंतिम चरण से घटकर शुरुआती चरण पर आ गया था। वह लगभग स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म तक गिरने ही वाला था। लेकिन इस समय नकुल शॉ उस युवा पर हमला करने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों की रक्तलाइन की लगभग पूरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। नकुल शॉ, हमारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। अगर शांतनु बीच में न आता तो तुम बहुत पहले ही मेरे हाथों मारे जा चुके होते। वेन लुओआन के पीले पड़ चुके चेहरे पर गहरी हताशा थी। ठीक इसी समय डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन का अंतरिक्ष सतरंगी रोशनी से घिर गया। श्वा श्वा श्वा। सभी प्रतिभावान योद्धाओं की आकृतियां धुंधली होने लगीं और वे फॉरगॉटन गार्डन से गायब होने लगे। नकुल शॉ और उसके साथियों ने डेमीगॉड की भावना से उत्पन्न होने वाली उस असीम और भव्य शक्ति मैग्निफिसेंट पावर को महसूस किया। दुर्भाग्य से डेमीगॉड की भावना इस फॉरगॉटन गार्डन में विलीन हो चुकी है और यह केवल उन्हीं नियमों का पालन करेगी जो डेमीगॉड के जीवित रहते हुए बनाए गए थे। प्रताप सिंह के आंशिक विचार पाटियल थॉट ने फुसफुसाते हुए कहा। डेमीगॉड की भावना पूरी तरह से नाट्य स्वर्ग हेवनली दाव की तरह निष्पक्ष थी। उसमें कोई खुद की चेतना या विचार नहीं थे, वह बस स्थापित नियमों पर चलती थी। नकुल शॉ जानता था कि अगर प्रताप सिंह का आंशिक विचार उस डेमीगॉड की भावना को हासिल करने में कामयाब रहा तो जीवित होने के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। श्वा। नकुल शॉ का शरीर भी पारदर्शी होने लगा, लेकिन जैसे ही वह फॉरगॉटन गार्डन से ओझल होने वाला था, डेमीगॉड की एक भयानक भावना का भारी दबाव उस पर पड़ा और नकुल शॉ की आकृति हवा में अचानक ठिठक गई। ये ठीक नहीं है। नकुल शॉ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह जानता था कि डेमीगॉड की भावना इस फॉरगॉटन गार्डन की भगवान थी और सब कुछ उसी के नियंत्रण में था। अगर वह भावना किसी को मारना चाहती तो वॉर्ड गॉड रेल्म के सम्राट भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। उसी पल प्रताप सिंह का आंशिक विचार और उस हरी आध्यात्मिक लौकी ग्रीन स्पिरिचुअल गॉड के भीतर मौजूद डेमीगॉड का खून थरथरा उठा। लेकिन गनीमत ये रही कि वह भव्य शक्ति नकुल शॉ पर केवल एक पल के आधे हिस्से के लिए ही रुकी। एक पल बाद श्वा। नकुल शॉ की पारदर्शी आकृति फॉरगॉटन गार्डन से पूरी तरह गायब हो गई। वापस ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड के 10,000 सेक्रेड पीक 10,000 पवित्र चोटी पर। श्वा श्वा श्वा। एक के बाद एक सभी योद्धा वहां प्रकट होने लगे। आखिरकार मैं वापस आ गया। फॉरगॉटन गार्डन से मिले पुरस्कार वास्तव में बेहतरीन हैं। भीड़ से आवाजें आने लगीं। श्वा। नकुल शॉ भी उनके बीच प्रकट हुआ, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह बाकी लोगों से एक पल की देरी से वहां पहुंचा था। उसके माथे पर अभी भी ठंडा पसीना चमक रहा था। डेमीगॉड की भावना के उस अचानक हमले ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। कनिष्ठ गुरु भाई शॉ, इस बार के सबसे बड़े छुपा रुस्तम तुम ही निकले। रवि चेन, विक्की जियांग और उनके साथियों ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसकी ओर देखा। इस बार कनिष्ठ गुरु भाई शॉ ने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, अगर गुरु भाई शॉ न होते तो हम जलपरी साम्राज्य मरमेड किंगडम में कदम रखने और उसे जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। रवि चेन और विक्की जियांग के दिल में उसके लिए गहरी कृतज्ञता और सम्मान की भावना थी। नकुल शॉ ने मिस्टिक ट्रू सेक्रेड क्लैन की तरफ से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। नकुल शॉ के मार्गदर्शन के कारण ही रवि चेन और उसके साथी जलपरी साम्राज्य में प्रवेश कर पाए थे और जलपरी के आंसू, इल्यूजन गॉड वाइन जैसी अनमोल चीजें हासिल कर सके थे, जिससे उन्होंने हजारों साल पुरानी सफलता को एक बार फिर दोहरा दिया था। ये देखकर बाकी सभी लोग उनसे बेहद ईर्ष्या कर रहे थे। कनिष्ठ गुरु भाई शॉ, इस बैंगनी परत वाली घास और जलपरी के आंसुओं के लिए आपका धन्यवाद। शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बैंगनी घास उसकी रक्तलाइन की क्षमता और सुरभि तथा उस युवा की क्षमता के बीच के अंतर को पूरी तरह पाट सकती थी, जिससे उसे एक सुरक्षात्मक रक्तलाइन मिल जाती। वहीं जलपरी के आंसू उसकी आत्मा को शुद्ध कर सकते थे, जो शांतनु के लिए बेहद मददगार थे क्योंकि उसने हाल ही में सम्राट की भावना को हासिल किया था। नकुल शॉ ने जवाब में अपना सिर हिलाया। उसने अंदाजा लगा लिया था कि शांतनु जल्द ही वॉर्ड गॉड रेल्म का सम्राट बन जाएगा। उस पवित्र चोटी पर नकुल शॉ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था और कई युवतियां उसकी तरफ आकर्षित हो रही थीं। भाई नान और टायसन के चेहरे थोड़े उतरे हुए थे। शुरुआत में जब नकुल शॉ उनके समूह में शामिल नहीं हुआ था, तब भाई नान और उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उनके समूह के लोग पछतावे से भरे थे। टायसन तो पछतावे के मारे अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसका और नकुल शॉ का गुरु एक ही था, इसलिए अगर उसने उस समय नकुल शॉ के साथ जाने का फैसला किया होता तो उसे जलपरी साम्राज्य से मिले पुरस्कारों का कम से कम एक छोटा हिस्सा तो जरूर मिल जाता। श्वा श्वा श्वा। पवित्र चोटी के ऊपर कई शक्तियों के बुजुर्ग और कई सम्राट प्रकट होने लगे।
वे अपने शिष्यों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें क्या पुरस्कार मिले हैं। नकुल शॉ, शांतनु और रवि चेन की टोली न केवल मिस्टिक ट्रू सेक्रेड क्लैन की तरफ से सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी थी, बल्कि पूरे ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड में उनका प्रदर्शन सबसे शानदार रहा था। वहां मौजूद राजा और सम्राट भी नकुल शॉ के प्रदर्शन को देखकर हैरान थे। पुरस्कारों के मामले में नकुल शॉ शांतनु के बराबर था, शायद उससे थोड़ा आगे ही था। बेशक कोई यह नहीं जानता था कि उसने डेमीगॉड का खून भी हासिल कर लिया था। 1 घंटे बाद नकुल शॉ अपनी टोली के साथ मुख्य स्पिरिचुअल पीक आध्यात्मिक चोटी पर अपने कमरे में लौट आया। मालिक, जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, प्रताप सिंह के आंशिक विचार की आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ बेहद उत्तेजना और उत्साह से भरी थी। क्या बात है? नकुल शॉ ने प्राचीन धातु की अंगूठी के भीतर मौजूद हरी आध्यात्मिक लौकी में अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस डाली और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वह चौंककर उछल पड़ा। उस हरी आध्यात्मिक लौकी के भीतर प्रताप सिंह के आंशिक विचार और डेमीगॉड के खून के अलावा मानसिक ऊर्जा का एक और स्रोत मौजूद था। डेमीगॉड की भावना, अध्याय 671, डेमीगॉड पुनर्जन्म योजना। हरी आध्यात्मिक लौकी ग्रीन स्पिरिचुअल गॉड के भीतर से मानसिक ऊर्जा के एक अतिरिक्त प्रभाव को महसूस करके नकुल शॉ ने एक ठंडी सांस ली। डेमीगॉड का खून और डेमीगॉड का आंशिक विचार पार्टियल थॉट दोनों थरथरा रहे थे और आंशिक विचार तो अत्यधिक उत्साह के कारण काम रहा था। आखिर डेमीगॉड की यह भावना बाहर कैसे आ गई? नकुल शॉ का दिल दहल उठा। डेमीगॉड की भावना मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत थी जिसमें खुद डेमीगॉड की समझ और ज्ञान समाया हुआ था। सौभाग्य से ये केवल मानसिक ऊर्जा का एक शुद्ध स्रोत मात्र था, इसलिए इसकी अपनी कोई चेतना या विचार नहीं थे। नकुल शॉ और डेमीगॉड के आंशिक विचार ने आपस में चर्चा की और इसके पीछे के कारण का अनुमान लगाया। जब नकुल शॉ वहां से निकल रहा था, ठीक उसी समय डेमीगॉड की भावना की भव्य शक्ति मैग्निफिसेंट पावर का भारी दबाव उस पर पड़ा था और उसी पल डेमीगॉड की भावना का एक हिस्सा विभाजित होकर हरी आध्यात्मिक लौकी के भीतर समा गया था। लेकिन डेमीगॉड की वह भावना नकुल शॉ के पीछे क्यों आई? नकुल शॉ ने अंदाजा लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास डेमीगॉड का खून और डेमीगॉड का आंशिक विचार दोनों मौजूद थे। डेमीगॉड का खून उसका मूल तत्व एसेंस था, जबकि डेमीगॉड का आंशिक विचार उसकी चेतना थी। जब ये दोनों एक साथ मिले तो उन्होंने डेमीगॉड के शरीर और मानसिक ऊर्जा के आभा मंडल ऑरा का प्रसार किया। संयोग से वह डेमीगॉड भावना भी उसी डेमीगॉड की थी और अपने मालिक की आभा को महसूस करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से नकुल शॉ के पीछे खींची चली आई। इसी वजह से डेमीगॉड की भावना का एक हिस्सा डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन को छोड़कर हरी आध्यात्मिक लौकी में प्रवेश कर गया। मालिक, डेमीगॉड की इस भावना के साथ अगर मैं दोबारा जीवित होता हूं तो मेरे पास अपने चरम स्तर पर पहुंचने का एक बेहतरीन मौका है। हरी आध्यात्मिक लौकी के भीतर से डेमीगॉड के आंशिक विचार ने बड़े उत्साह के साथ कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस भावना में आकाश और पृथ्वी को लेकर डेमीगॉड की गहरी समझ शामिल थी और यह मानसिक ऊर्जा का एक विशाल भंडार था। नकुल शॉ के अनुमान के अनुसार डेमीगॉड भावना का यह हिस्सा एक पूर्ण सम्राट की भावना किंग इंटेंट के बराबर था और चूंकि यह एक डेमीगॉड से आया था इसलिए यह और भी अनूठा था। इसका सीधा मतलब यह था कि डेमीगॉड भावना का यह स्रोत किसी भी राजा या सम्राट की भावना को आसानी से दबा सकता था। लेकिन अगर यह डेमीगॉड दोबारा जीवित हो गया तो मुझे एक निश्चित सीमा तक जोखिम और खतरे का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से डेमीगॉड की इस भावना से। नकुल शॉ की आंखें चमकी और वह ये सोचने लगा कि वह किस तरह डेमीगॉड की पुनर्जन्म योजना को शुरू करे जिससे उसका जोखिम कम से कम हो सके। आखिर कोई डेमीगॉड इतनी आसानी से नकुल शॉ का अधीनस्थ गुलाम बनने के लिए क्यों तैयार होगा? मालिक, अगर मैं डेमीगॉड की इस भावना के साथ दोबारा जीवित हो जाता हूं तो मैं अपनी मर्जी से डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में प्रवेश कर सकूंगा और यहां तक कि उस पर नियंत्रण भी हासिल कर सकता हूं। डेमीगॉड के आंशिक विचार ने नकुल शॉ को मनाने का पूरा प्रयास किया। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन पर नियंत्रण। ये सुनते ही नकुल शॉ का दिल जोरों से धड़कने लगा। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन पर्पल सेंट रूइंस बैंगनी संत के अवशेष की तुलना में कहीं अधिक बेहतर और मूल्यवान था। यहाँ तक कि वॉर्ड गॉड रेल्म के सम्राट और मिस्टिक लाइट रेल्म के पवित्र स्वामी सेक्रेडे लॉर्ड भी इसमें गहरी रुचि रखते थे। यदि वह डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन पर नियंत्रण हासिल करने में सफल हो जाता तो उसके पास अपनी साधना को बढ़ाने के लिए असीम संसाधन होते। मैं डेमीगॉड की पुनर्जन्म योजना को निश्चित रूप से शुरू करूंगा, लेकिन अभी नहीं। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना संयम नहीं खोया। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए डेमीगॉड को जीवित करना और डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना उसके लिए केवल मुसीबत ही खड़ी करता। आखिर 3 सितारा महाकुल 3 स्टार सुपर क्लान्स और 33 2 सितारा संप्रदाय भला एक ऐसे कनिष्ठ योद्धा को जो अभी तक एक सम्राट भी नहीं बना था, डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन की हर चीज पर नियंत्रण कैसे करने देते?
अगले कुछ दिनों तक नकुल शॉ ने अपने घावों को ठीक करना और डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन से लूटे गए युद्ध के सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इस बीच नकुल शॉ हर दिन लोगों के आने जाने से काफ़ी परेशान भी हो रहा था। जब से डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन की यात्रा समाप्त हुई थी, लोग लगातार उससे मिलने आ रहे थे। शुरुआत टायसन से हुई थी, उसके बाद कुछ अन्य कोर शिष्य आए, और यहाँ तक कि कुछ राजा और सम्राट भी पहुँच गए। उनमें से अधिकांश लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि नकुल शॉ को डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन से क्या क्या मिला है। कुछ राजाओं और सम्राटों ने तो इशारों इशारों में ये तक कह दिया कि वे आर्टेमिस धनुष के बदले दूसरी चीज़ों का व्यापार करना चाहते हैं या डेमीगॉड के शव के सिर का हिस्सा लेना चाहते हैं। कई प्रतिभावान योद्धाओं को इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन, अमर झरने की मदिरा, जलपरी के आंसू और बैंगनी परत वाली घास पर्पल स्केल्ड ग्रास की बेहद ज़रूरत थी। कुछ राजा और सम्राट तो अपने शिष्यों के लिए इन वस्तुओं को हासिल करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत रूप से खुद चलकर आए थे। मध्यम स्तर के कुछ हाफ स्टेट किंग्स, आधे कदम वाले सम्राट भी उसकी इन अनमोल चीज़ों में गहरी रुचि दिखा रहे थे। बैंगनी परत वाली घास किसी को भी एक अतिरिक्त रक्त लाइन प्रदान कर सकती थी। यह विशेषता तो सम्राटों के लिए भी बेहद आकर्षक थी। नकुल शॉ ने पर्पल स्मोक लेक, बैंगनी धुएं की झील से अनगिनत खजाने बटोरे थे। भले ही उनमें से कुछ चीज़ें इल्यूजन गॉड वाइन, ब्रह्मदेव मदिरा जितनी दुर्लभ न हो, लेकिन उनमें से कोई भी एक चीज़ सामान्य शासकों, सोवरेन्स की आंखों को लाल करने के लिए काफ़ी थी। पिछले कुछ दिनों में नकुल शॉ के दरवाजे की चौखट पर लोगों के कदमों की इतनी आवाजाही हुई कि वह लगभग टूटने की कगार पर आ गई थी। नकुल शॉ ने कुछ लोगों की बात मान ली, लेकिन कई दूसरों को सीधे मना कर दिया। वह इन राजाओं और सम्राटों को नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि नकुल शॉ किसी भी कीमत पर आर्टेमिस धनुष या डेमीगॉड के शव का सौदा कभी नहीं करता। इसके अलावा उसे इल्यूजन गॉड वाइन और जलपरी के आंसुओं का कुछ हिस्सा संभाल कर रखना था, क्योंकि वह इसे तनुश्री शॉ को देना चाहता था। उसका शरीर आकाश और पृथ्वी की युवान ऊर्जा के लिए बेहद अनुकूल था, उसमें केवल समझ और आत्मिक शक्ति की थोड़ी कमी थी। इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नकुल शॉ को अपनी रहने वाली जगह छोड़नी पड़ी और उसने सम्राट गोपी भल्ला के महल में शरण ले ली। भले ही सम्राट गोपी भल्ला अभी तक वापस नहीं लौटे थे, लेकिन यह उन्हीं का स्थान था और यहाँ उनकी वॉर्ड गॉड प्रोजेक्शन, शून्य भगवान की परछाई मौजूद थी। अब जाकर नकुल शॉ के दिन थोड़े शांतिपूर्ण हुए। महल के मुख्य प्रबंधक बटलट ने नकुल शॉ से मिलने आने वाले अधिकांश आगंतुकों को बाहर ही रोक दिया। यहाँ तक कि राजा और सम्राट भी वहाँ वॉर्ड गॉड प्रोजेक्शन को देखकर नकुल शॉ को ज़्यादा परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सम्राट के महल के भीतर एक शांत कोने में नकुल शॉ बैठा हुआ था और उसके हाथ के ऊपर 3 प्याले हवा में तैर रहे थे। एक बैंगनी रंग का प्याला था, दूसरा लाल लकड़ी से बना था और आखिरी हरे कांस्य रंग का एक छोटा सुराहीनुमा पात्र था। ये तीनों वस्तुएं क्रमशः थीं इल्यूजन गॉड वाइन, ड्रैगन फ्लेम वाइन, ड्रैगन की ज्वाला मदिरा और लाइटनिंग क्लाउड वाइन, बिजली के बादलों की मदिरा। ये तीनों ही एक ही स्तर की अनमोल मदिरा थीं और इन्हें डेमीगॉड के भूमिगत मदिरा तहखाने से हासिल किया गया था। ड्रैगन फ्लेम वाइन और लाइटनिंग क्लाउड वाइन मेरी स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग, लाल विनाशकारी पवन विद्युत की समझ को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती हैं। नकुल शॉ की अपनी एक सोची समझी योजना थी। इन 2 प्रकार की मदिरा के अलावा उसके पास डेमीगॉड का कटा हुआ सिर भी था, जिसमें गॉड ट्रिब्यूलेशन, ईश्वरीय क्लेश की बिजली की आभा और शक्ति समाई हुई थी। इतनी शक्तिशाली बिजली शायद उसकी विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस, पवन विद्युत विरासत की शक्ति को पूर्णता तक पहुंचा सकती थी। ईश्वरीय क्लेश से उत्पन्न होने वाली बिजली को इस संसार में बिजली की सबसे भयानक और शक्तिशाली विधा कहा जा सकता था। नकुल शॉ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। हम्फ 10,000 लाइटनिंग क्लैंक, 10,000 बिजली कुल का लेई जैन। शायद मैं तुम्हें बाद में एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। श्वा। नकुल शॉ ने अपना हाथ लहराया और उन तीनों मदिरा को वापस रख दिया। उसके पास अभी कई ऐसे पहलू थे जिन्हें और मजबूत किया जा सकता था। 3 दिनों के बाद नकुल शॉ के घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। मालिक, डेमीगॉड की पुनर्जन्म योजना आखिर कब शुरू होने वाली है? हरी आध्यात्मिक लौकी के भीतर से डेमीगॉड का आंशिक विचार अब अधीर हो रहा था। इस समय वह केवल एक आंशिक विचार मात्र था, वह एक आंशिक आत्मा पार्टियल स्पिरिट तक नहीं बन पाया था, जिससे वह बेहद असंतुष्ट था। कुछ दिन और इंतजार करो। नकुल शॉ ने जलपरी का एक आंसू और बैंगनी परत वाली घास का एक टुकड़ा निकाला और उन्हें डेमीगॉड के आंशिक विचार को सौंप दिया। इसके बाद उसने अपनी नज़रें डेमीगॉड के खून पर टिका दीं। डेमीगॉड का ये खून उसे दोबारा जीवित करने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। पर्पल नाइट सेक्रेड लॉर्ड के पास उसके खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, यही कारण था कि वह दोबारा जीवित नहीं हो सकी थी। प्रकट हो। नकुल शॉ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस हल्के सुनहरे रंग के खून को पकड़ लिया। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि डेमीगॉड के खून की आभा बाहर फैल जाएगी, क्योंकि वह जिस स्थान पर था वह पूरी तरह से सीलबंद और सुरक्षित था।
इसके अलावा डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन की लड़ाई के बाद डेमीगॉड का ये खून बेहद कमज़ोर पड़ चुका था, इसलिए यह कोई प्रतिरोध भी नहीं कर सकता था। उसे जो करना था वह ये था कि वह डेमीगॉड के खून की ऊर्जा के कुछ हिस्से को खुद में सोख ले। डेमीगॉड के इस रक्त तत्व में उसके दिव्य शरीर का पूरा सार छिपा हुआ था, इसलिए यह सेक्रेड लॉर्ड के पद से नीचे के किसी भी योद्धा के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता था। आइस इंपीरियल सील, बर्फ की शाही मोहर। नकुल शॉ के दूसरे हाथ में एक चमकदार नीले रंग की मोहर दिखाई दी, जिससे अत्यधिक ठंडी हवाएं निकल रही थीं। उसे डेमीगॉड के इस रक्त तत्व को जमाने की जरूरत थी ताकि उसमें से ऊर्जा के कुछ हिस्से को आसानी से बाहर निकाला जा सके, इसलिए नकुल शॉ ने अपनी रक्तलाइन की शक्ति को उसके चरम स्तर तक पहुंचाया और आस इंपीरियल स्पीयर, बर्फ के शाही भाले की शक्ति का पूरा उपयोग किया। डेमीगॉड के इस रक्त तत्व को जमाने में पूरा 1 घंटा लगा और उसकी रक्तलाइन की अधिकांश शक्ति इसमें खर्च हो गई। इसके बाद उसने अपनी रक्तलाइन की शक्ति की मदद से डेमीगॉड के खून की ऊर्जा को सोखना शुरू किया। मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते। हरी आध्यात्मिक लौकी के भीतर से डेमीगॉड का आंशिक विचार जोर से चिल्लाया, लेकिन नकुल शॉ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और वह धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करता रहा। वेन टिल्डर टिल्डर, सुनहरे रंग के खून की एक पतली, महीन लकीर धीरे धीरे नकुल शॉ के शरीर में विलीन होने लगी। उसका अस्तित्व इस समय लगभग एक सम्राट के स्तर पर था और उसका क्रिस्टल कोर, ग्रेट ओरिजिन कोर रेल्म के शुरुआती चरण तक पहुंच चुका था। रक्षा के मामले में उसके पास बैंगनी परत वाली घास से मिली एक अतिरिक्त रक्तलाइन थी, जो वॉर्ड गॉड रेल्म से नीचे के किसी भी योद्धा के खिलाफ सबसे बेहतरीन रक्षा कवच थी। इन सब के बावजूद सुनहरे खून की उस छोटी सी महीन लकीर को अपने भीतर सोखने के बाद उसके शरीर और हड्डियों में तेज दर्द होने लगा। उसका वास्तविक युवान और उसकी रक्तलाइन थरथराने लगी, लेकिन इसका प्रभाव वास्तव में अद्भुत था। यह एक असीम महासागरीय वेल के दिल के रक्त तत्व से भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। सुनहरे खून की बस कुछ ही बूंदों ने नकुल शॉ की रक्तलाइन और उसके शरीर की ताकत को तेजी से बढ़ा दिया, यहाँ तक कि उसके वास्तविक युवान की गुणवत्ता और उसकी आत्मिक शक्ति का स्तर भी काफी ऊपर उठ गया। किसी भी विशेषज्ञ का रक्त तत्व उसके पूरे अस्तित्व का मूल होता है, और यह रक्त तत्व तो साक्षात एक डेमीगॉड का था। 2 दिनों के बाद नकुल शॉ की रक्तलाइन और उसका शरीर काफी हद तक मजबूत हो चुके थे। नकुल शॉ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मेरा अस्तित्व अब पूरी तरह से एक सम्राट के स्तर पर आ चुका है। उसने अभी तक डेमीगॉड के उस खून का 10वां हिस्सा भी नहीं सोखा था। हरी आध्यात्मिक लौकी के भीतर से आवाज आए, मालिक, आपको कम से कम 60% खून सुरक्षित छोड़ना होगा, अन्यथा दोबारा जीवित होने की सफलता दर बहुत कम हो जाएगी। डेमीगॉड का आंशिक विचार लगभग रोने लगा था, लेकिन नकुल शॉ ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऊर्जा को सोखना जारी रखा। इसी दिन नकुल शॉ के मन में अचानक एक विचार आया। उसने सुनहरे खून की एक हल्की सी बूंद को अपनी बाईं आंख में समाहित कर दिया। ईश्वर के खून को अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख, गॉड स्पिरिचुअल आई में डालना। धड़ाम, नकुल शॉ की आत्मा के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर मौजूद झील में एक तेज उफान आया और उससे एक जबरदस्त खिंचाव, सक्शन फोर्स पैदा हुआ। डेमीगॉड के खून की वह पूरी ऊर्जा पलक झपकते ही ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के भीतर खींची चली गई। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई सूखी जमीन पानी को तेजी से सोख लेती है। देखते ही देखते डेमीगॉड के खून की 1/3 ऊर्जा पूरी तरह अवशोषित हो चुकी थी। नकुल शॉ की बाईं आंख से एक बैंगनी रंग की चमक निकली और प्राचीन युग एंशिएंट एरा की आभा और अधिक मजबूत हो गई। हुटिल्डर, नकुल शॉ के बालों का एक हिस्सा पूरी तरह से बैंगनी रंग में बदल गया। ये ठीक नहीं है। नकुल शॉ ने तुरंत ईश्वर की आध्यात्मिक आंख और डेमीगॉड के खून के बीच के संबंध को तोड़ दिया। इस समय डेमीगॉड के खून का केवल आधा हिस्सा ही शेष बचा था। बाकी का आधा हिस्सा नकुल शॉ के शरीर और उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख द्वारा पूरी तरह सोख लिया गया था। नकुल शॉ की बाईं आंख बैंगनी रंग से चमक रही थी और उसके सिर के और भी कई बाल अब बैंगनी रंग में तब्दील हो चुके थे। अध्याय 672, सम्राट भोज। बस 1 या 2 सांसों के भीतर ही डेमीगॉड के खून का केवल आधा हिस्सा बचा था। मालिक, रुकिए। डेमीगॉड का आंशिक विचार पाटियल थॉट अत्यंत घबरा गया था। आखिर उसके मालिक का क्या इतिहास था? वह इतनी भयानक ताकत के साथ एक डेमीगॉड के खून को कैसे सोख पा रहा था? सौभाग्य से नकुल शॉ ने तुरंत अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख, गॉड स्पिरिचुअल आई को रोक दिया। उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर झील का दायरा बढ़कर 99 गज हो चुका था। उस झील की सतह पर कभी कभी एक हल्की बैंगनी चमक कौंध उठती थी। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख और उसकी आंखों की रक्तलाइन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थीं। डेमीगॉड के उस खून ने ईश्वर की आध्यात्मिक आंख को जागृत और विकसित होने के और करीब पहुंचा दिया था। नकुल शॉ के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। जब वह झील 100 गज तक पहुंच जाएगी तब एक बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन इस समय नकुल शॉ गहरी नींद, गहरी साधना में नहीं जाना चाहता था। इसके अलावा उसे डेमीगॉड को दोबारा जीवित करने के लिए उसके खून का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित रखना था।
मालिक, अब आप इस खून की एक भी बूंद और नहीं ले सकते। डेमीगॉड के आंशिक विचार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। डेमीगॉड का ये खून ही उसके पुनर्जन्म का एकमात्र जरिया था। आखिर वह अभी तक एक पूर्ण आत्मा भी नहीं बना था, इसलिए वह किसी दूसरे के शरीर पर अधिकार कब्जा भी नहीं कर सकता था। नकुल शॉ ने कहा, तुम्हें जीवित करने से पहले मुझे तुम्हारे भीतर डार्क हॉट सीड, काले दिल का बीज को स्थापित करना होगा। कौन जानता था कि दोबारा जीवित होने के बाद वह डेमीगॉड कितना शक्तिशाली हो जाएगा। नकुल शॉ ने डेमीगॉड के खून का आधा हिस्सा न केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सोखा था, बल्कि इसलिए भी सोखा था ताकि जीवित होने पर वह डेमीगॉड थोड़ा कमजोर रहे और उसका जोखिम कम हो सके। एक लंबी खामोशी के बाद डेमीगॉड के आंशिक विचार ने सहमति देते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। डार्क हॉट सीड उतना वर्जित नहीं था जितना कि डार्क हॉट सीड काले दिल की मुहर थी, इसलिए वह पूरी तरह से गुलाम नहीं बनेगा। डार्क हॉट सीड वाले व्यक्ति के पास उसकी खुद की चेतना बनी रहती है और उसकी प्रतिभा भी सीमित नहीं होती। एक बार जब मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगा तो मेरी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और मैं आसानी से इस डार्क हॉट सीड को नष्ट कर दूंगा। डेमीगॉड के आंशिक विचार की अपनी खुद की योजना थी। नकुल शॉ ने उसके विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने शरीर का निरीक्षण करना शुरू किया। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के अलावा नकुल शॉ के शरीर ने डेमीगॉड के रक्त तत्व के कुछ हिस्से को अपने भीतर सोख कर सुरक्षित कर लिया था। निरीक्षण के परिणामों ने नकुल शॉ को चौंका दिया। उसका अस्तित्व अब वर्ड गॉड रेल्म शून्य भगवान के स्तर तक पहुंच चुका था और डेमीगॉड के खून का कुछ हिस्सा उसके शरीर में जमा होकर एक गुप्त क्षमता पोटेंशियल में बदल गया था। नकुल शॉ को थोड़ी राहत मिली। जब तक ये क्षमता पूरी तरह से मेरे अस्तित्व के स्तर में परिवर्तित होगी, मेरी साधना और शरीर की ताकत तेजी से ऊपर उठेगी। अब वर्ड गॉड रेल्म तक पहुंचना उसके लिए केवल समय की बात थी। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 साल का समय लगेगा। सामान्य शासकों सोवरेन्स को एक छोटे से रैंक को पार करने में दर्जनों साल या उससे भी अधिक का समय लग जाता था। जहां तक वर्ड गॉड रेल्म तक पहुंचने की बात थी, अधिकांश ओरिजिन को रेल्म के योद्धाओं को इसमें कई 100 साल लग जाते थे और तब भी वे अपने पूरे जीवनकाल में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि सही अवसर और भाग्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं। नकुल शॉ का अस्तित्व अमर झरने की मदिरा, इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन, डेमीगॉड के खून और एंशिएंट ड्रीम रेल्म, प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की आभा के कारण एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच चुका था। इसके साथ ही इल्यूजन गॉड वाइन ब्रह्मदेव मदिरा ने उसे सम्राट की भावना किंग इंटेंट को समझने और अपनी खुद की आधे कदम वाले सम्राट की भावना हाफ स्टेप किंग इंटेंट को तैयार करने में मदद की थी। उसके पास अभी भी थोड़ी सी इल्यूजन गॉड वाइन बची थी, लेकिन अगर वह इसका इस्तेमाल नहीं भी करता तो भी वह जल्द ही एक पूर्ण सम्राट की भावना को स्थापित करने में सक्षम था। नकुल शॉ के विचार तेजी से घूमे। अपनी सम्राट की भावना को पूर्ण करने में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस पवन विद्युत विरासत को लेकर मेरी समझ एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी तो मेरी सम्राट की भावना और भी अधिक शक्तिशाली होगी। इस समय वह अपनी सम्राट की भावना को पूर्ण रूप नहीं दे रहा था। एक बार जब वह ऐसा कर लेता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख विकसित हो जाती। इसलिए नकुल शॉ ने आर्टेमिस धनुष आर्टेमिस बो को परिष्कृत रिफाइन करने का प्रयास शुरू किया। आर्टेमिस धनुष विरासत में मिला एक ऐसा पवित्र हथियार था जो हेवन ग्रेड स्वर्ग श्रेणी तक पहुंच सकता था। नकुल शॉ को हमेशा से लगता था कि धनुष जैसे लंबी दूरी के हथियार उसके लिए सबसे उपयुक्त हैं और इस आर्टेमिस धनुष में अंतरिक्ष को भेदने की अद्भुत क्षमता थी। जो कोई भी एक बार आर्टेमिस धनुष के निशाने पर आ जाता, उसके बचने की गुंजाइश न के बराबर होती थी। हालांकि इस धनुष को परिष्कृत करना इतना आसान नहीं था। आर्टेमिस धनुष ने नकुल शॉ का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उन दोनों की क्षमताएं एक दूसरे के बेहद अनुकूल थीं। लेकिन नकुल शॉ की साधना का स्तर अभी उतना ऊंचा नहीं था। आर्टेमिस धनुष का हर पिछला मालिक या तो एक सम्राट था या उससे ऊपर के पद पर था। यहाँ तक कि आस इंपीरियल स्पीयर बर्फ के शाही भाले के पिछले मालिक भी या तो राजा थे या सम्राट थे। इसे परिष्कृत करने के प्रयास में नकुल शॉ को काफ़ी कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये थी कि आर्टेमिस धनुष का स्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए उसने नकुल शॉ को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। दूसरी बात यह थी कि नकुल शॉ की साधना अभी उतनी पर्याप्त नहीं थी और उसकी आधे कदम वाले सम्राट की भावना इस धनुष का पूर्ण विश्वास जीतने के लिए काफ़ी नहीं थी। चलो इसे इस तरह आजमाते हैं। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की शक्ति को आर्टेमिस धनुष के भीतर प्रवाहित किया। ये साफ था कि आर्टेमिस धनुष का नकुल शॉ की तरफ जो थोड़ा झुकाव था वह उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के कारण ही था। नकुल शॉ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अच्छा, इसके साथ यह भी कोशिश करके देखते हैं। उसने प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की आभा की एक हल्की सी लकीर को आर्टेमिस धनुष के भीतर डाल दिया। वेन टिल्ड 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 टिल्ड। आर्टेमिस धनुष गूंजने लगा और उससे सोने तथा चांदी की चमक के साथ एक अत्यंत तीखी और तीक्ष्ण आभा निकलने लगी।
नकुल शॉ को ऐसा लगा मानो उसका अपना शरीर ही बिंध गया हो। यहाँ तक कि हरी आध्यात्मिक लौकी के भीतर मौजूद डेमीगॉड का आंशिक विचार भी असहज महसूस करने लगा। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया, बहुत अच्छे, मेरी आंख की शक्ति और प्राचीन स्वप्न क्षेत्र की आभा इसे मुझे स्वीकार करने में मदद कर सकती है। अब इसे परिष्कृत करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई थी। उसने इसे पूरी तरह परिष्कृत करने के लिए कुल 7 दिनों का समय लिया। विरासत में मिला एक पवित्र हथियार होने के कारण नकुल शॉ की आधे कदम वाले सम्राट की भावना मुश्किल से ही इसका उपयोग संभाल सकती थी, लेकिन फिलहाल वह अपने इस छुपे हुए पत्ते को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। नकुल शॉ द्वारा आर्टेमिस धनुष को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के तीसरे दिन मिस्टिक ट्रू सेक्रेट क्लैन रहस्यमयी सच्चे पवित्र कुल में एक नए सम्राट किंग का जन्म हुआ। वह नए सम्राट कोई और नहीं बल्कि शांतनु थे। महज 30-32 साल की उम्र में वह एक सम्राट बन गए हैं। उन्होंने हजारों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जैसा कि एक ऐसे प्रतिभावान योद्धा से उम्मीद थी जिसके पास हेवन स्पिरिचुअल बॉडी, स्वर्गीय आध्यात्मिक शरीर, और स्पेशियल स्पिरिचुअल बॉडी, स्थानिक आध्यात्मिक शरीर, दोनों मौजूद हैं। पूरे मिस्टिक ट्रू सेक्रेट क्लैन में इस बात की धूम मच गई। एक नए सम्राट का जन्म 3 सितारा ताकतों के लिए भी एक बहुत बड़ा उत्सव होता था। इसके ऊपर से वह एक अत्यंत युवा सम्राट थे जिन्होंने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। उनका भविष्य असीम था। कुल के कई राजा और सम्राट शांतनु के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। शांतनु की इस अद्भुत क्षमता को देखते हुए उनके एक सर्वोच्च सम्राट एम्परर बनने की संभावना बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि उनके पास हजारों सालों के बाद मिस्टिक लाइट रेल्म के पवित्र स्वामी बनकर इस पूरे पवित्र भूमि पर राज करने का भी मौका था। नकुल शॉ भी उस भव्य भोज में उपस्थित था। शांतनु डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में उसका एक बेहद शक्तिशाली सहयोगी रहा था। अगर शांतनु की मदद न मिलती तो नकुल शॉ उस जोशीले युवा को हराने में सक्षम नहीं हो पाता और शायद उसे कई खतरों का सामना करना पड़ता। शांतनु स्पष्ट रूप से उस रात के उत्सव का मुख्य आकर्षण थे, जैसे रात के आसमान में ध्रुव तारा चमकता है। यहाँ तक कि पुराने और अनुभवी सम्राट भी उनके प्रति गहरा सम्मान दिखा रहे थे। शांतनु मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नकुल शॉ का स्वागत किया। कनिष्ठ गुरु भाई शॉ, आप यहाँ आए। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में नकुल शॉ द्वारा दिखाए गए पराक्रम ने शांतनु के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया था। एक सम्राट बनने से पहले वह नकुल शॉ को एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे, लेकिन अब जब शांतनु खुद एक सम्राट बन चुके थे तो उनकी ताकत में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था और वे सामान्य वॉर्ड गॉड रेल्म के राजाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। नकुल शॉ ने हल्के से मुस्कुराते हुए शांतनु के साथ मदिरा का प्याला उठाया। वरिष्ठ गुरु भाई शांतनु, इस महान सफलता पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इस पीढ़ी के अन्य शिष्यों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे सब सम्मान से देखते हैं। शांतनु ने हंसते हुए कहा, कनिष्ठ गुरु भाई शॉ, तुम्हारी क्षमता को देखते हुए अगले 2 या 3 साल के भीतर वॉर्ड गॉड रेल्म तक पहुंचना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। 2 या 3 साल में सम्राट बनना। कुल के कुछ सदस्यों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सम्राटों का स्थान सबसे ऊपर होता था। वे 2 सितारा और 3 सितारा ताकतों में शीर्ष पर गिने जाते थे। वह एक अत्यंत उच्च स्तर था। जब कुछ राजाओं और सम्राटों की दिव्य दृष्टियों डिवाइन सेंसस ने नकुल शॉ को परखा तो उनके दिल दहल उठे। अब ये बात कोई रहस्य नहीं रह गई थी कि नकुल शॉ ने आधे कदम वाले सम्राट की भावना को स्थापित कर लिया है, या वह जलपरी साम्राज्य में प्रवेश करके जलपरी के आंसू, अमर झरने की मदिरा और इल्यूजन गॉड वाइन हासिल करने में सफल रहा है, जिससे उसने इतिहास के उस पुराने नायक की सफलता को दोहराया था। वास्तव में नकुल शॉ ने तो जलपरी की राजकुमारी का ही अपहरण कर लिया था और अतीत के उस योद्धा से कहीं अधिक धन संपत्ति हासिल की थी। वह रणनीति के मामले में अधिक चतुर साबित हुआ था। आखिर अतीत के उस योद्धा को तो सफलता का एक हिस्सा भाग्य के भरोसे मिला था। नकुल शॉ ने शांतनु की बात का विरोध नहीं किया। वरिष्ठ गुरु भाई शांतनु, आपकी इस बात के लिए धन्यवाद। कुल के कुछ साधारण सदस्यों और शिष्यों को अभी भी अविश्वास था। एक मामूली ग्रेट ओरिजिन कोर रेल्म का योद्धा भला 2-3 साल में सम्राट कैसे बन सकता है? लेकिन कुछ राजाओं और सम्राटों की नज़रें नकुल शॉ को बड़ी गंभीरता से देख रही थीं। वास्तव में नकुल शॉ इस बात पर चुप रहकर बेहद विनम्रता दिखा रहा था। सम्राट की भावना को पूर्ण करना नकुल शॉ के लिए इतना कठिन नहीं था और उसका अस्तित्व पहले से ही एक सम्राट के स्तर पर पहुंच चुका था। इसके अलावा नकुल शॉ ने अभी तक डेमीगॉड के खून को पूरी तरह से सोखा भी नहीं था और उसके पास कई ऐसे विशेष संसाधन बचे हुए थे जिनका उसने अभी तक उपयोग भी नहीं किया था। नकुल शॉ के करीबी साथियों जैसे रवि चेन, विक्की जियांग और टायसन के दिल ये सोचकर कांप उठे, यह नकुल शॉ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब नकुल शॉ ने डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में प्रवेश किया था तब वह केवल स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म के अंतिम चरण पर था, लेकिन अब डेमीगॉड के खून को सोखने के बाद उसकी साधना ग्रेट ओरिजिन कोर रेल्म के मध्य चरण के बेहद करीब पहुंच चुकी थी।
अगर नकुल शॉ सचमुच 2 या 3 साल में सम्राट बन जाता है तो वह शांतनु द्वारा स्थापित 30-32 साल की उम्र के इस नए रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। नकुल शॉ की उम्र इस समय ज़्यादा से ज़्यादा 22 या 23 साल की थी और जब उसने अपनी साधना की शुरुआत की थी तब वह केवल 13 या 14 साल का था। नकुल शॉ उस भोज में आकर्षण का दूसरा मुख्य केंद्र बन चुका था। शांतनु उसे अपनी ही पीढ़ी के एक बेहद मजबूत और दुर्जेय प्रतियोगी के रूप में देख रहे थे। नकुल शॉ की आंखों की रक्तलाइन की शक्ति के साथ एक बार सम्राट बनने के बाद वह सचमुच एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा साबित होने वाला था। आधा दिन बीतने के बाद नकुल शॉ सम्राट गोपी भल्ला के महल में वापस लौट आया। वहां उसने सम्राट गोपी भल्ला की परछाई प्रोजेक्शन को देखा। मालिक, आप ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड, सच्ची सामरिक पवित्र भूमि में वापस कब लौटेंगे? नकुल शॉ ने पूछा। उस वॉर्ड गॉड प्रोजेक्शन की आकृति हूबहू ध्रुव भंडारी जैसी ही थी, बस वह थोड़ी पारदर्शी दिखाई दे रही थी। उस परछाई ने उत्तर दिया, शायद लगभग आधे महीने का समय लगेगा। मैं अभी तनुश्री शॉ की मदद कर रहा हूं ताकि वह पर्पल सेंट रूइंस, बैंगनी संत के अवशेष को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले सके और उसे अपने खुद के लिटिल हेवन एंड अर्थ, छोटे स्वर्ग और पृथ्वी के रूप में परिष्कृत कर सके। नकुल शॉ थोड़ा हैरान हुआ। आमतौर पर केवल सर्वोच्च सम्राट एम्परर्स ही अपना खुद का लिटिल हेवन एंड अर्थ बना सकते थे। लिटिल हेवन एंड अर्थ का तात्पर्य एक निजी आयाम, प्राइवेट डायमेंशन से होता था। उदाहरण के लिए डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन भी एक ऐसा ही गुप्त क्षेत्र था जिसे उस डेमीगॉड ने स्वयं निर्मित किया था। तनुश्री शॉ की वर्तमान साधना को देखते हुए वह भला अपने खुद के निजी लिटिल हेवन एंड अर्थ पर नियंत्रण कैसे स्थापित कर सकती थी। हालांकि नकुल शॉ को यह पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। वह वापस अपने गुप्त कक्ष में गया, एक गहरी सांस ली और जमे हुए डेमीगॉड के खून को बाहर निकाला। हरी आध्यात्मिक लौकी के भीतर से डेमीगॉड के आंशिक विचार की आवाज अत्यधिक उत्साह से काम उठी। रक्त से पुनर्जन्म, रीबर्थ फ्रॉम ब्लड की प्रक्रिया आखिरकार शुरू होने वाली है।